नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य से निर्मित योगों के विषय में। यानी सूर्य ग्रह यदि अन्य ग्रहों के साथ युति करता है तो किस प्रकार का शुभ प्रभाव उत्पन्न करता है और किस प्रकार का अशुभ प्रभाव भी उत्पन्न करता है। इन दोनों ही बातों की चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य किसी भी लग्न की कुंडली के अंदर मान सम्मान और आत्मविश्वास के कारक ग्रह हैं। यदि सूर्य ग्रह किसी भी लग्न की कुंडली में किसी भी शुभ भाव के अंदर मित्र ग्रही होकर, उच्च राशि के होकर या स्वग्रही होकर बैठते हैं। मित्र राशि की बात करें तो मेष राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मीन राशि में ये मित्र राशि के माने जाएंगे, जबकि मेष राशि में ही ये उच्च अवस्था के माने जाएंगे। इसके अलावा सिंह राशि इनकी स्वगृही राशि होती है। शुभ भाव के अंदर होंगे तो प्रभाव ज़्यादा अच्छा मिलेगा। यदि किसी मान लीजिए 6वें 8वें या 12वें भाव के अंदर ही यदि मान लीजिए सूर्य बैठ गए हैं, लेकिन मित्र ग्रही, स्वगृही या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं, तो इनके फल में थोड़ा कमी जरूर आएगी, लेकिन हाँ, प्रभाव वहाँ भी ये अच्छा ही देंगे। उस भाव से संबंधित समस्याओं को, दिक्कतों को दूर करने का प्रयास ये करते हैं। लेकिन मान लीजिए ये नीच अवस्था के होकर बैठ गए, चाहे वो कारक लग्न के अंदर हो या अकारक लग्न की कुंडली के अंदर हो। नीच अवस्था यानी तुला राशि के होकर यदि बैठ गए और यदि इनका नीचत्व भंग नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में सूर्य के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। किस प्रकार के होंगे उन पर चर्चा भी हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि ये किस भाव के अंदर बैठे हुए हैं और फिर देखें कि किस राशि में बैठे हुए हैं। अब मान लीजिए कि यदि किसी कुंडली के अंदर ये अति विशिष्ट कारक वाले भाव, जैसे कि 11वें भाव की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सूर्य अति विशिष्ट कारक ग्रह हो जाते हैं और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से कुंडली के पंचम भाव में भी सूर्य सामान्य दृष्टि से अच्छा फल देंगे। 9वें और 10वें भाव में भी सामान्य दृष्टि से इनके अच्छे फल देखने को मिलेंगे। सूर्य यदि स्वगृही, मित्रगृही, उच्च राशि के होकर कारक भावों के अंदर बैठे हुए हों तब इनका नक्षत्र देखें कि किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं। सूर्य अपने ही नक्षत्र में यानी कृतिका नक्षत्र के अंदर यदि बैठे हुए हैं, ठीक है, या फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर भी यदि ये बैठे हुए हैं तब ये अब स्वगृही नक्षत्र के माने जाएंगे और स्वगृही नक्षत्र में बैठे हुए ग्रह सामान्यतः अच्छे फल देंगे। हालांकि नक्षत्रों में सूर्य का प्रभाव किस प्रकार का होता है उस पर चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो का मूल मकसद हमारा है अन्य ग्रहों के साथ इनके युति प्रभाव को समझना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य और शनि की युति के विषय में। मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र का संबंध रखते हैं, यानी सूर्य पिता हैं और जबकि शनि देखा जाए तो इनके पुत्र हैं, लेकिन इनके बीच में मतभेद बने हुए रहते हैं। यानी सूर्य और शनि का साथ में बैठना सामान्य दृष्टि से ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, शनि देरी के कारक हैं, विलंब के कारक हैं और इसके अलावा किसी भी कार्य को विलंब के साथ ये देते हैं, अड़चन उत्पन्न करते हैं। सूर्य की बात करें तो मान सम्मान समाज में देते हैं। जब साथ में शनि बैठ जाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें कमी देखी जाती है। जीवन में ये संघर्ष योग को ये बताता है। सूर्य शनि साथ में बैठेंगे तो आत्मबल में कमी में होना। क्यों? क्योंकि देखिए, यदि सूर्य अच्छी स्थिति में है आपकी कुंडली के अंदर तो निश्चित रूप से सूर्य चाहेंगे कि आपको तेजी से चीजें प्राप्त हों, जबकि शनि उसी चीज को देरी से देना चाहेंगे। शनि देंगे जरूर लेकिन थोड़ा देर से चीजें प्राप्त होंगी, यानी जीवन में संघर्ष बना रहेगा। कहने का मतलब है कि उठापटक बनी रहेगी। तरक्की प्राप्त करने में थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं। कई बार 36 वर्ष के बाद जीवन में सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि शनि की स्थिति की यदि हम बात करें तो 36वें वर्ष या 36 वर्ष के बाद जीवन में सफलता अच्छी ये देते हैं यदि कारक ग्रह बन रहे हों। इसके अलावा शनि सूर्य जब साथ में बैठते हैं तो जातक या जातिका को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने पिता का सम्मान करें, क्योंकि पिता का जितना अधिक सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से शनि जो है आपको अच्छा फल देंगे। सूर्य शनि का अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर सूर्य शनि यदि खराब स्थिति में पहुंच जाए, जैसे कि शनि मान लीजिए कि नीच राशि को मेष राशि के हो जाए, मेष राशि में शनि नीच के होते हैं कि वो, सूर्य की बात करें तो सूर्य यहाँ पर उच्च के होते हैं, तो हेल्थ इश्यूज वगैरह होना, ठीक है। कोई भी ग्रह यदि दोनों में से नीच का होता है, जैसे शनि की बात करें तो मेष में नीच का और सूर्य की बात करें तो तुला में नीच का होता है, तो हेल्थ इश्यूज वगैरह होना 6वें 8वें 12वें भाव के अंदर बन जाए और लग्न यदि खराब हो, लग्न पर खराब ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए तो हेल्थ इश्यूज वगैरह ये दे सकते हैं। यदि लग्न मजबूत है, लग्नेश मजबूत है तो इस प्रकार की ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहती। हालांकि सूर्य क्योंकि आरोग्यता के कारक ग्रह होने के कारण शनि से युत होंगे तो थोड़ी बहुत समस्या फेस कर सकते हैं जीवन में, नहीं आप। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि आपकी कुंडली में कारक ग्रह कौन से बन रहा है। जैसे कि मान लीजिए तुला लग्न की कुंडली है आपकी, वृषभ लग्न की कुंडली है, या फिर क्या बोलते हैं मकर लग्न की कुंडली है, कुंभ लग्न की कुंडली है आपकी, और मिथुन लग्न है और कन्या लग्न। तो इन लग्नों में शनि ग्रह कारक होते हैं, बाकी लग्नों के अंदर सूर्य कारक होते हैं।
तो जो ग्रह कारक हो उसको वैदिक तरीके से बलवान करें। यदि उसका रत्न धारण करना संभव हो तो किसी अच्छे ज्योतिषी या पंडित जी से सलाह लेने के बाद उनकी सलाह पर जो ग्रह कारक बन रहा है उसका रत्न धारण करके और जो ग्रह नुकसान दे रहा है आपको उससे संबंधित वस्तुओं का दान करके भी कई बार जो है इसके नकारात्मक प्रभाव में कमी लाई जा सकती है। देखिए मित्रों, सूर्य आपकी कुंडली के अंदर कारक हो या ना हो, दोनों ही स्थिति में आप भगवान सूर्य को अर्घ दें तो निश्चित रूप से सूर्य मान सम्मान में वृद्धि करने वाले ग्रह हैं और आत्मबल में वृद्धि होगी। निश्चित रूप से आप कार्यों में सफलता प्रदान करें, निश्चित रूप से आपको कार्यों में सफलता प्रदान करेंगे। और कई बार सूर्य, देखिए सूर्य के मजबूत हो जाने के कारण समस्त ग्रह जो है कुंडली में अपने आप ही बलवान हो जाया करते हैं। एकमात्र सूर्य यदि कुंडली के अंदर कमजोर पड़ता है तो निश्चित रूप से जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं या समस्याओं का सामना जातक या जातिका को करना पड़ सकता है। इस प्रकार की स्थितियां ये निर्मित होती हैं। आइए अब बात करते हैं सूर्य और गुरु के विषय में। देखिए सूर्य और गुरु की यदि हम बात करें तो ये नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं। सूर्य और गुरु का आपस में साथ बैठना काफ़ी बढ़िया माना गया है और बिल्कुल इसके अच्छे प्रभाव ज़्यादा दृष्टिगोचर होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि गुरु की बात करें तो गुरु धनु राशि और मीन राशि में स्वाग्रही होंगे और इसके अलावा मेष राशि, सिंह राशि या वृश्चिक राशि में मित्रग्रही होंगे, जबकि मकर राशि में नीच राशि के होते हैं। तो मकर राशि के गुरु ना हो और तुला राशि का कम से कम यहाँ पर सूर्य नहीं होना चाहिए। और शुभ भावों के अंदर ये युति होती है तो बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। क्या होगा इसका, देखिए गुरु साथ में बैठेंगे तो सूर्य का तेज नियंत्रित होगा, यानी जातक के अंदर धार्मिकता का गुण भी रहेगा। धर्म का मतलब ये है कि अपने स्वधर्म का पालन भाई करेगा। मैं किसी धर्म विशेष यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, स्वधर्म का जातक या जातिका जीवन काल के दौरान पालन करेंगे। इस बात की प्रबल संभावना बनती है यदि लग्न से या पंचम से इसका संबंध बन जाए। और लग्न यदि पंचम में है तो या नवम में है तो आप ये देखिएगा कि लग्नेश मजबूत हो, लग्न पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप से जातक या जातिका ईमानदार होंगे, तेज तर्राट होंगे और प्रतिभाशाली होंगे, अपनी प्रतिभा का उपयोग कर पाएंगे। देखिए फल कब देखने को मिलेगा, जब इनकी दशाएं आती है, जब इनकी दशाएं आती हैं, अंतर्दशाएं आती हैं। लेकिन लग्न पर यदि इनका प्रभाव पड़ रहा है और अच्छे ग्रहों के साथ अच्छे भावों के अंदर बैठे हुए तो निश्चित रूप से जीवन पर्यंत इसका प्रभाव रहेगा। लेकिन अच्छा प्रभाव जो है जब इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तब दृष्टिगोचर ज़्यादा होते हैं। सूर्य और गुरु की यदि हम बात करें तो दोनों जब साथ में बैठेंगे तो राज लक्षण नामक एक शुभ योग का निर्माण ये कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जहाँ तक अच्छा विवेक होगा, नीतिवान होगा और जो सही होगा वह करेगा, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। यदि ये युति पंचम में, लग्न में, 11वें घर के अंदर, 8वें भाव में भी यदि बन जाए, दूसरे भाव के अंदर बन जाए, और तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जातक या जातिका के जो पूर्वाकलन करने की जो क्षमता होती है, यानी पूर्वाभास करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी प्रबल होगी और निश्चित रूप से उच्च अधिकारी वर्ग से भी जातक जातिका को जीवन काल के दौरान लाभ होगा। और 11वें भाव के अंदर युति बनती है तो निश्चित रूप से जातक यदि लग्नेश मजबूत हो और तो उच्च अधिकारी पद तक भी पहुंचने की क्षमता रखते हैं। लग्न में यदि बन जाए तो कई बार जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। नहीं देखिए सभी युतियों के ऐसा नहीं है कि अशुभ फल ही मिलेंगे, कई बार अशुभ फल भी दृष्टिगोचर होने लग जाते हैं। मान लीजिए सूर्य गुरु युति तो अच्छी है, लेकिन मान लीजिए ये कुंडली के 6ठे भाव के अंदर बन गई, 8वें भाव के अंदर बन गई, ठीक है, लग्न में बन गई। अब लग्न में बनना बुरा नहीं है, लेकिन देखिए क्या है कि सूर्य का एक प्रभाव होता है कि क्योंकि राजा है ये तो आदेश देगा जातक, ठीक है, आदेश देना ज़्यादा पसंद करेगा। गुरु साथ में बैठे हुए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी उग्रता जरूर कम पड़ जाएगी। सेकंड हाउस के अंदर मान लीजिए सूर्य गुरु की युति बन जाए तो वाणी में थोड़ा सा अहंकार झलकना, इस प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। हालांकि गुरु वहां पर कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों का। यदि मान लीजिए उग्रता आ रही है और ऐसा लग रहा है कि हम किसी अन्य व्यक्ति पर जरूर से ज़्यादा हावी हो रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत हो जाती है। मित्रों आइए बात करते हैं सूर्य और शुक्र की युति के विषय में। देखिए सूर्य और शुक्र की यदि हम बात करें तो शुक्र क्योंकि भौतिक चीज़ों के कारक ग्रह जीवन में भौतिक संपन्नता देते हैं और वैवाहिक सुख को भी बढ़ाते हैं। मित्रों शुक्र के विषय में थोड़ा सा यहाँ पर भ्रांति में दूर करना चाहूँगा। देखिए कई बार सूर्य और शुक्र की युति को बुरा मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य और शुक्र की युति बुरा ही फल देती है। डिपेंड करेगा कि किस प्रभाव में आ रही है युति। शुक्र क्योंकि दाम्पत्य जीवन को अच्छा करते हैं और सूर्य की बात करें तो अग्नि तत्व के ग्रह हैं ये, और यदि ये शुक्र के साथ बैठेंगे निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा। अब लेकिन केवल इसी के दम पे कह देना कि दाम्पत्य जीवन प्रभावित होगा ये सही नहीं होगा, क्योंकि दाम्पत्य जीवन निर्भर करेगा सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति पर। तो सप्तम भाव और सप्तमेश को देखें, इसके बाद शुक्र पर आए। यदि सप्तम भाव सप्तमेश मजबूत है तो सूर्य शुक्र कोई ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा समझने वाली बात यह है कि सूर्य जो है भौतिक भौतिक रूप से अगर देखा जाए तो मान सम्मान के कारक ग्रह। सूर्य शुक्र की बात करें तो भौतिक सुख को देते हैं। दोनों साथ में बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित जरूर होता है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब सूर्य के साथ बैठेगा तो उसका प्रभाव या तेज कम पड़ जाता है कई बार, ठीक है। लेकिन फिर भी अच्छा योग है, वैभव योग है ये, और अनुभवी व्यक्तित्व जीवन काल अनुभवी व्यक्तित्व यानी बनाता है व्यक्ति का।
इसके अलावा जातक विद्वान होगा और स्त्री वर्ग में प्रिय होगा निश्चित रूप से। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि छठे भाव के अंदर बन रही युति अष्टम भाव के अंदर बन रही है तो ऐसी स्थिति में फिर आपको थोड़ा सा अपने आप को एक बार एनालिसिस करने की ज़रूरत है। क्या हम जो कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं तो क्या वो सही कर रहे हैं, सही दिशा में कर रहे हैं, तो इस प्रकार का थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए। तो उसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये होती है सूर्य शुक्र की युति अच्छे भाव के अंदर बने, जैसे 10th हाउस के अंदर बन रही है, 11वें घर के अंदर बन रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अभिनेता के गुण जातक की जातिका में पाए जा सकते हैं। और गुणी स्वभाव के होंगे, यानी कुल मिलाकर अपना हुनर होगा, अपने हुनर के दम पर जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। कई बार क्या होता है, इन लोगों को जो है आज़ादी से रहने की छूट नहीं मिल पाती, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कई बार अपने आप को बंधा हुआ थोड़ा सा महसूस करते हैं, तो अपना एक स्वतंत्र जीवन, ये जीवन जीना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बोलने की, सोचने समझने की एक क्षमता इनके अंदर अच्छी होती है, ठीक है, सूझबूझ विकसित होती है, कुल मिलाकर कहने का मतलब है। हालांकि सूझबूझ की जब कभी भी बात चले तो पंचम भाव यानी पंचमेश की स्थिति देखें, चंद्रमा की स्थिति देखें और लग्नेश की स्थिति देखें, और लग्न भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है ये जरूर देख लीजिएगा। आइए अब बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा की युति के विषय में। मित्रों, सूर्य और चंद्रमा की युति की यदि हम बात करें तो सामान्य दृष्टि से सूर्य और चंद्रमा जब साथ में बैठेंगे तो होगा क्या। देखिए, सूर्य और चंद्रमा की युति को वैसे तो अमावस्या योग कहा जाता है, क्योंकि यदि सूर्य चंद्रमा किसी भी कुंडली में, किसी भी लग्न की कुंडली के अंदर यदि एक साथ बैठे हुए तो ये मान के चलिएगा कि उस व्यक्ति का जन्म जो है या तो अमावस्या को हुआ या अमावस्या के आसपास के दिनों में हुआ। कुछ अच्छे प्रभाव, कुछ बुरे प्रभाव दोनों ही मिल सकते हैं इसके। आइए समझते हैं। देखिए, सूर्य और चंद्र जब साथ में बैठेंगे तो अच्छा प्रभाव ये, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्रमा जो है मन बुद्धि का कारक है, तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं जातक जो है बुद्धिमान होगा, विवेकशील होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से जातक विवेक बुद्धिमान होगा। लेकिन क्या होगा, क्योंकि सूर्य के साथ चंद्रमा जब बैठ जाएंगे तो सूर्य के कारण चंद्रमा का जो प्रभाव है वो कमजोर पड़ जाएगा, ठीक है। तो कई बार क्या रहता है कि विषयों में आसक्त रहना या फिर विचारों में उतार चढ़ाव की स्थिति बने रहना, ये होती है। अब विचारों में उतार चढ़ाव होना कोई नई बात नहीं है। राहु का प्रभाव पड़ जाए, शनि का प्रभाव पड़ जाए, तब भी इस प्रकार का होता है। लेकिन सूर्य और चंद्रमा जब साथ में बैठेंगे तब इमोशनल प्रकार का जातक या जातिका होती है, इमोशनल किस्म का होती है। कई बार एक अज्ञात डर इनके अंदर बना रह सकता है, ठीक है। अब अज्ञात डर को खुद ही दूर करना होगा यहाँ पर। अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये होगी कि कल्पना शक्ति इन लोगों की अच्छी होती है, संस्कारवान होते हैं, माता पिता के संस्कार के साथ आते हैं, माता पिता के संस्कारों को लेकर ये लोग आते हैं। तो माता पिता के संस्कार आने के कारण कोई व्यक्ति संस्कारवान अगर हो रहा है तो बुरा नहीं है, बिल्कुल निश्चित रूप से अच्छा है। बुरा क्या है यहाँ पर, देखिए बुरा यहाँ पर ये कि अज्ञात डर, ठीक है, अनावश्यक डर बने रहना, ये एक इसका कारण हो सकता है। उसका कारण ये क्योंकि सूर्य के प्रभाव में चंद्रमा आ जाने के कारण कई बार सूझबूझ में थोड़ा सा कमी महसूस करे, ये हो सकता है, ठीक है। तो अच्छे प्रभाव ज़्यादा, अच्छे प्रभाव भी हैं और थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव भी है। नेगेटिव प्रभाव को देखिए खुद ही नियंत्रित करना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप को समझना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब मान लीजिएगा अगर ऐसा होता, देखिए, तो भगवान सूर्य को नित्य प्रतिदिन अर्घ्य दें आप, और चंद्रमा के लिए चंद्रमा के वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, या भगवान शिव की किसी भी रूप में आराधना करें, तो निश्चित रूप से ये इस युति के भी आपको जो है अच्छे फल ज़्यादा दृष्टिगोचर होंगे, अच्छे फल ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब कई बार डिपेंड करेगा कि ये युति किस भाव के अंदर बनी हुई है और उस पर किस ग्रह का प्रभाव। मान लीजिए इस युति पर गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाती है, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, किसी भी शुभ ग्रह की कुंडली की योग कारक ग्रह हो और वो मित्र दृष्टि से यदि इन ग्रहों को देखे तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो है वो नकारात्मक चीज़ें कम होंगी और शुभता ज़्यादा होगी। आइए बात करते हैं सूर्य और मंगल की युति के विषय में। मित्रों, सूर्य और मंगल देखा जाए तो नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं ये, और लेकिन एक थोड़ी बात ये विचारनी है यहाँ पर कि सूर्य भी अग्नि तत्व का ग्रह है और मंगल भी अग्नि तत्व का ग्रह है। अब दोनों ग्रह जब साथ में बैठेंगे तो निश्चित रूप से जो है एक अच्छा बलवान, जिस भाव के अंदर युति बनेगी उस भाव को बलवान कर देंगे। लेकिन उस भाव से संबंधित रिश्ते नाते थोड़ा सा वीक हो सकते हैं। कारण, क्योंकि देखिए अग्नि तत्व के ग्रह होने के कारण क्या है कि जातक उस भाव से संबंधित रिश्ते नातों में कहीं ना कहीं उग्रता दिखाने का प्रयास करने लगता है। कई बार वो अनावश्यक हो जाती है। घर वालों, मान लीजिए किसी के चतुर्थ भाव के अंदर सूर्य मंगल की युति बन जाए तो भूमि भवन प्रॉपर्टी की दृष्टि से बहुत बढ़िया होती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्योंकि प्रॉपर्टी वगैरह का सुख तो दे देगा मंगल वहाँ पर, लेकिन क्योंकि माता का घर भी है, ठीक है, तो अगर आप अपने घर में ही उग्रता दिखाएंगे तो ये किस हद तक ठीक कहा जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। यानी साहसी तो होगा लेकिन साहस आप गलत जगह दिखा सकते हैं, यहाँ पर ये सतर्कता रखनी पड़ेगी। राजनीतिक क्षेत्रों की बात करें यदि हम, ये 10 भाव के अंदर मान ली युति बन जाती है, काफ़ी बढ़िया। कार्य क्षेत्र में आप जो है थोड़ा सा संयम, यानी कहीं पर भी युति बने तो उस भाव संबंधित चीज़ों में आपको संयम बरतना होगा। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्रदान करने वाली युति मानी जाएगी, मान सम्मान अच्छा करेगी, सूर्य को बढ़ाने वाली युति होगी। गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाती है तो उग्रता समाप्त होगी, और यानी कम पड़ जाएगी, समाप्त तो नहीं होगी लेकिन कम पड़ जाएगी, और फिर उतना नेगेटिव प्रभाव जो है कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा।
सूर्य मंगल की युति को सूर्य योग के नाम से जिसमें जाना जाता है। कभी भी किसी भाव के अंदर युति बने तो आप ये देख लीजिएगा सूर्य तुला राशि के और मंगल जो है कर्क राशि के नहीं होना चाहिए। यदि होते हैं तो मंगल वहाँ पर नीच के होंगे और निश्चित रूप से फिर इसके अच्छे प्रभाव कम, बुरे प्रभाव ज़्यादा दृष्टिगोचर हो सकते हैं। अब कोई भी ग्रह यदि नीच राशि का हो तो उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं को या तो दान कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली के अंदर योग कारक ना हो रहे हैं तो योग कारक यदि बन रहे हैं तो वेद मंत्र का जप इत्यादि कर सकते हैं, या फिर किसी अच्छे ज्योतिषी पंडित जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। उनके बताए रास्ते के अनुसार उपाय करके नकारात्मक प्रभाव में कमी लाई जा सकती है। मित्रों, आइए अब चर्चा करते हैं सूर्य और बुध की युति के विषय में। देखिए, सूर्य और बुध की युति अक्सर अधिकतर कुंडलियों के अंदर पाई जाती है, लेकिन आपने देखा होगा कि सूर्य बुध शुक्र, ठीक है, तीनों ग्रह कई बार जो साथ में बैठे हुए होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ केवल सूर्य और बुध की युति के, इसके अलावा कोई तीसरा ग्रह नहीं होना चाहिए। तो देखिए, सूर्य और बुध की युति को कहा जाता है बुधादित्य योग, आप सभी को पता है ये। और लेकिन कई बार देखा जाता है कि बुधादित्य योग के प्रभाव बन तो रहा है बुधादित्य योग, लेकिन प्रभाव नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? दोनों को समझ लेते हैं। देखिए, सूर्य और बुध जब बैठते हैं साथ में तो लग्न के अंदर हो, सप्तम भाव के अंदर हो, पंचम भाव के अंदर युति बने, या सप्तम भाव में बने, या एकादश भाव के अंदर युति बने तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, यदि लग्न में बनेंगे तो जातक के व्यक्तित्व से उसका संबंध हो जाएगा। पंचम में यानी बुद्धि विवेक के भाव से संबंध हो जाएगा। सप्तम में बैठेंगे तो लग्न से संबंध बन जाएगा। एकादश भाव में बैठेंगे तो पंचम भाव से संबंध इसका बन जाएगा। यानी बुद्धि वाले भाव या लग्न से संबंध यदि होता है तो ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे। अन्य भावों में भी यदि ये युति बनती है, यदि किसी शुभ भाव के अंदर जैसे कि नवे भाव के अंदर, और इसके अलावा आपके लाभ भाव या धन भाव के अंदर या 10th हाउस के अंदर, तब भी फल अच्छे देखने को मिलेंगे, बशर्ते कि नकारात्मकता ना हो। नकारात्मकता का मतलब है कि सूर्य आपका तुला राशि के ना हो और बुध जो है मीन राशि का ना हो, ठीक है, नीच राशि का कोई ग्रह ना हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अशुभ ग्रह के प्रभाव में ये युति नहीं आनी चाहिए। तो क्या होगा? देखिए, बुधादित्य योग होने के कारण किसी भी कार्य में सफलता, जिस भाव से संबंधित युति का होगा उस भाव से संबंधित चीज़ों में सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। व्यापार इत्यादि में अच्छी सफलता देगा। नेतृत्व कौशल ऐसे जातकों के अच्छे होते हैं, प्रभावपूर्ण तरीके से अपनी बातें रखेंगे और जिस भाव में होंगे, जिस भाव में युति बनेगी उस भाव से संबंधित कार्यों में युति सफलता देती है। तर्क शक्ति अच्छी होगी ऐसे लोगों की, और बुद्धि बल से जीवन काल के दौरान धन कमाने की क्षमता ये रखते हैं। मान सम्मान भी कमाएंगे, धन भी कमाएंगे, यानी जो भी कार्य का करना होगा वह अपने बुद्धि बल के द्वारा ही कर लेंगे। इसके अलावा पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला ऐसा जातक होगा। कानूनी क्षेत्रों में सफलता प्रदान करने वाली युति हम लोगों ने देखी है कुंडली विश्लेषण के दौरान। कुंडली के छठे भाव के अंदर सप्तम भाव में युति बनती है तो निश्चित रूप से कानूनी क्षेत्र में यदि आप वकील हैं, यदि आप जज हैं, या फिर आप कोई भी कानूनी पैसे से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से ये युति सफलता देगी, बशर्ते कि शनि आपकी कुंडली के अंदर शुभ होना चाहिए और लग्नेश बलवान हो, शनि शुभ हो, बुधादित्य योग छठे और सातवें भाव के अंदर बना हो तो निश्चित रूप से कानूनी क्षेत्रों में सफलता प्रदान करने वाली युति कही गई है। ऐसा कुंडली विश्लेषण के दौरान हमने देखा भी है। और अष्टम भाव के अंदर युति बन जाती है तो निश्चित रूप से रिसर्च इत्यादि क्षेत्रों में सफलता प्रदान करने वाली है। 12वें भाव के अंदर भी बनती है और शुभ स्थिति में यदि बनी है तो निश्चित रूप से जातक जातिका विदेश से भी या विदेशी कार्यों से भी या फिर जन्म स्थान से दूर वाले कार्यों से भी सफलता प्राप्त करें अपनी इनके दशा अंतर्दशा के दौरान, ऐसी स्थिति को ये बताती है। यानी इस युति की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। सूझबूझ बढ़ाने वाली क्योंकि युति कही गई है। हालांकि ध्यान रखें कि किसी भी युति का सुप्रभाव तब ज़्यादा देखने को मिलेगा जब मित्र राशि में और अच्छे भाव के अंदर बनी हुई हो। और दूसरी बात यह कि कुंडली का लग्नेश ग्रह मजबूत हो, क्योंकि लग्नेश ही वह ग्रह है जो ये तय करेगा कि किस युति का या किस अच्छे योग का आपको फायदा मिल पाएगा। क्योंकि लग्नेश यदि कमजोर पड़ता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फिर अच्छे युति का, अच्छे ग्रह योगों का श्रेष्ठ फल प्राप्त करने में असुविधा होती है, दिक्कतें रहती हैं। मित्रों, लग्न दोष के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है और आप चैनल पर जाकर चेक कर लीजिएगा और आप ये देखिएगा कि कहीं आपकी कुंडली के अंदर लग्न दोष तो नहीं बन रहा है। और आगामी समय में हम नक्षत्रों के ऊपर विस्तार से वीडियो लाएंगे जिससे आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे कि नक्षत्र भी किस प्रकार से जीवन को प्रभावित करते हैं और निश्चित रूप से नक्षत्रों का प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है। उस पर चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। आइए अब चर्चा करते हैं सूर्य और राहु की युति के विषय में। मित्रों, सूर्य और राहु की युति, जैसा आप जानते हैं कि सूर्य और राहु की युति को सामान्य दृष्टिकोण से ठीक नहीं माना जाता। अब कारण क्या है इसका? देखिए, सूर्य और राहु जब साथ में बैठेंगे तो ये बनता है ग्रहण योग, आप जानते हैं पहले से। अब ग्रहण योग के कुछ अच्छे फल भी देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा खराब फल ये देगा, अच्छे फल भी मिलेंगे। अच्छे फलों पर भी चर्चा करेंगे हम। वैसे क्या होता है, देखिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने जो स्वरभानु नामक राक्षस था उसको अमृतपान करते हुए देख लिया था, उसकी शिकायत भगवान विष्णु जी से कर दी थी। तो विष्णु जी ने अपने चक्र से स्वरभानु नामक राक्षस जो था उसका धड़ से सिर अलग कर दिया था। ठीक है, तो राहु जो है वो उसका धड़ सिर कहलाएगा और जबकि केतु जो है उसका धड़ कहलाता है।
तो जब से जो है वो ऐसी हमारी ग्रंथों के अंदर मानता है कि तब से जो है वो इन दोनों इनमें शत्रुता होगी, जब से राहु चंद्रमा और सूर्य को जो है अपना शत्रु मानता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, मान सम्मान में कमी होना, यदि कुंडली के अंदर युति बन रही हो तो आत्मविश्वास कमजोर हो जाना, लग्न और लग्न से यदि प्रभावित हो जाए तो अज्ञात भय बना रहना। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें नेगेटिव होती हैं और स्वास्थ्य इत्यादि को ये प्रभावित कर सकता है यदि नकारात्मक प्रभाव दे रहा हो। लेकिन मान लीजिए कि किसी सुप्रभाव में आ जाए और यानी गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए, तब कई बार इसके शुभ फल भी देखने को मिलेंगे। और मान लीजिए सूर्य मजबूत हो, राहु वीक पड़ जाए कुंडली के अंदर, तो क्या होगा, पैतृक संपत्ति, हालांकि जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा, ये प्लस पॉइंट है इसका। ठीक है, और जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा, उसमें सफलता कई बार जो है जिस क्रेडिट का वह हकदार है वह उसे मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता। ये थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव कई बार इसका देखा जाता है। अब ऐसी स्थिति में भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करें। यदि आपकी कुंडली के अंदर राहु योग कारक ना हो तो वस्तुओं का दान करें कि निश्चित रूप से आप इसके प्रभाव को घटा सकते हैं। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें विशेष रूप से, क्योंकि राहु मान सम्मान को प्रभावित करता है और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है विशेष रूप से। ठीक है, तो और क्योंकि पिता का कारक ग्रह सूर्य और राहु साथ में बैठा होगा तो कहीं ना कहीं पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति भी कई बार जो उत्पन्न कर देता है। हालांकि ऐसा आवश्यक नहीं, लेकिन हो भी सकता है ऐसा। देख लीजिएगा, यदि इस प्रकार की स्थितियां बन रही तो पिता का सम्मान करें, सूर्य नमस्कार करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और राहु संबंधित वस्तुओं का दान करें। आइए बात करते हैं सूर्य और केतु की युति के विषय में। मित्रों, सूर्य और केतु यदि साथ में बैठते हैं तो देखिए सूर्य और केतु भी ग्रहण योग का निर्माण करते हैं। इसके भी सामान्य दृष्टि से वैसे ही फल मिलेंगे जैसे कि सूर्य राहु के मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर भी अंतर हो सकता है। समझते हैं क्यों, कैसा, देखिए क्योंकि केतु की बात करें तो केतु के पास सोचने समझने की क्षमता नहीं। जिस ग्रह के साथ केतु बैठेगा उस ग्रह के स्थिति के अनुसार उसके अनुसार फल देगा ही नहीं। यानी आपकी कुंडली के अंदर यदि वह ग्रह कारक हुआ जिसके साथ केतु बैठा हुआ है तो उसके सुप्रभाव में भी बढ़ोतरी होती है, और कई बार वह यदि मान लीजिए किसी कारणवश नेगेटिव हो जाए तो उसके प्रभाव में भी बढ़ोतरी होती है। क्या हो सकता है, देखिए एकांत का अनुभव ऐसे जातक जातिका कर सकते हैं, और पिता के साथ से पृथक होना, ये विचार ना मिलना, इस प्रकार की स्थितियाँ जरूर हालांकि रह सकती हैं। लेकिन फिर भी ये, यदि आप धार्मिक है, पूजा पाठ इत्यादि में संलग्न है तो निश्चित रूप से धार्मिक लाभ ज़्यादा होंगे। मान सम्मान कीर्ति को बढ़ाने वाला ग्रह, इंस्टीट्यूशन पावर ऐसे लोगों को अच्छी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा कई बार जो है केतु जीवन काल के दौरान भटकाव भी देता है। रूप से धार्मिक कार्यों के कारण जातक को जीवन में ये काफ़ी ऊंचाई देता है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें। कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाह रहे हैं तो दिए गए नंबर पर या तो व्हाट्सएप करें या कॉल करें।